हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज का टॉपिक है फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो बाद में इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में एक नया एक्ट आया था, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो लेकिन पहले फेरा को जाने कि फेरा क्यों समाप्त किया गया और फीमा क्यों आया। तो चलिए पहले फेरा के बारे में। तो फेरा में क्या चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। फेरा में देखिए 81 सेक्शन थे और बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स थे, बहुत ही ज़्यादा ये जटिल थे। तो सेक्शंस याद रखेंगे। फेरा में कितने थे? 81 थे। और फेमा में अगर आप कंपेयर करें तो 49 सेक्शन थे और जो बहुत ही सिंपल थे। फेरा में 81 और फेमा में 49 सेक्शंस। फीचर्स क्या थे कि यहाँ पर जो फीचर्स बता रहे हैं कि एक यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ नेगेटिव इंटेंशन एंड ज्वाइनिंग हैंड्स इन ऑफेंस एग्जिस्टेंस इन फेरा। तो कब एक उपकल्पना लगा लेते थे कि कोई व्यक्ति ने ऑफेंस किया है और उसमें मेंसूरिया मौजूद है, तो तब हम क्या करते थे कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो उसने ऑफेंस किया था उसके लिए फेरा क्या करता था, काम करता था। अब फिर से फेरा में क्या आया और क्या नहीं चीज़ है। तो टर्म्स लाइक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, पर्सन, सर्विस वर नॉट डिफाइन इन फेरा। फेरा में इन टर्म्स को डिफाइन नहीं किया गया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, पर्सन क्या होता है, सर्विस क्या होती है। ये फेरा में डिफाइन नहीं किया गया था। इसके अपोजिट फेमा में इन सभी चीज़ों को डिफाइन कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि फेमा में सबको डिफाइन किया गया और फेरा में इनको डिफाइन नहीं किया गया था। अब जो फेमा में फेमा में ऑथराइज पर्सन को बहुत एक तरीके से लास्ट तरीके से डिफ़ाइन किया गया, लेकिन जो फेरा था, फेरा में ऑथराइज पर्सन को जो डेफिनेशन थी बहुत नैरो दी गई थी और इतनी नैरो थी कि सेक्शन 2B(J) में एक छोटी सी परिभाषा लिख दी गई कि प्राधिकृत व्यक्ति कौन है। मीनिंग ऑफ रेजिडेंट एज कम्पेयर्ड विद इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पर फेरा में एक ये भी इन्होंने दिया कि देयर वॉज अ बिग डिफरेंस इन द डेफिनेशन ऑफ रेजिडेंट अंडर फेरा एंड इनकम टैक्स एक्ट, कि बहुत बड़ा अंतर किया कि निवासी कौन होंगे और इनकम टैक्स में कैसे उनका क्या रोल होगा। और फेमा में बिल्कुल इसका उल्टा था कि पूरी तरीके से रेजिडेंट को डिफ़ाइन किया गया और बताया कि इंडिया में कौन लोग होंगे, इंडिया के निवासी कौन माने जाएंगे। जो 182 डेज़ इंडिया में रेसिडेंट कर चुके हैं वो इंडिया के निवासी माने जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। फेरा मैं दोनों आपको एक साथ लेके चल रही हूँ। आपको अगर फिंगर्स पे याद करना हो तो आप फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, आप सुन लेंगे। फेरा में 81 सेक्शन थे, फेमा में 49 सेक्शन थे। फेरा जो था वो कॉम्प्लेक्स था, फेमा जो था वो सिंपल था। फेमा में सब चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है और फेरा में किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं किया गया था। फेमा में जो डेफिनेशंस दी गई थी, फेमा में वो बहुत ज़्यादा उसका वाइडर स्कोप था और फेरा में जो डेफिनेशन दी गई हैं ऑथराइज पर्सन की वो नैरो थी। तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं पनिशमेंट। देखिए फेरा के तहत कोई भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कारावास के साथ दंडनीय एक आपराधिक था। तो फेरा में अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता था तो माना जाता था कि उसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जुर्माने की जो रकम थी लगभग 5 गुना ज़्यादा थी, जो मॉनेटरी रकम थी वो 5 गुना लगभग ज़्यादा होती थी। और अपील कहाँ पे करते थे? यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक न्याय निर्णय अधिकारी होता था, उसके निर्णय के खिलाफ हम अपील करते थे। अपीली बोर्ड के समक्ष अपील हाई कोर्ट में की जाती थी। और फेरा में कानूनी सहायता लेने के लिए पक्षकार व्यक्ति के अधिकार पर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। फेरा में किस तरीके से कोई व्यक्ति कानूनी सहायता ले सकता है इसके बारे में कोई भी स्पष्ट प्रोविज़न नहीं बताया गया। अब एक लाइन में फिर से कि फेरा में जो आपका जुर्माने की रकम थी 5 गुना थी, अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते थे और कानूनी अधिकार किसी को भी नहीं था कि कोई पक्षकार क्या कर सके, कोई कानूनी राय ले सके। और फेमा में इन सभी चीज़ों का इसका उल्टा था। आप इसका उल्टा कर लेंगे कि जो जो चीज़ें फेरा में मना की गई हैं वो फेमा में अलाउ कर दी गई थी। अब फेरा में एक पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने के लिए पुलिस के एक ऊपर
क्या होता था कि नीचे के पद पर व्यापक और जब शक्तियाँ प्रदान की गई। तो फेरा में क्या किया गया कि जो सीजिंग पावर दी गई वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर को दी गई थी, उससे नीचे की रैंक का कोई भी अधिकारी फेरा में सर्च नहीं कर सकता था। तो फेरा में जो अधिकारियों को शक्ति दी गई वो कौन होगा, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर की नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। ये आपने सारी चीज़ें अंतर देखी। कुछ चीज़ें मैं आपको एक दो लाइन और बता देती हूँ जो इसमें डिफाइन नहीं की गई है। देखिए, पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, फेरा में कहीं भी ये बताया नहीं गया कि जो पावर ऑफ सर्च और सीजर है वो नॉर्मल, मैंने कहा था कि जो भी काम करेगा वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर करेगा, कोई उससे बिलो की रैंक का नीचे का नहीं कर सकता। फेरा में पावर एंड सर्च की पावर किसको दी गई थी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर को। और फेमा में किसको दी गई है, लीगल प्रैक्टिशनर भी कर सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो फेमा और फेरा का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।